नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एफएस न्यूज 91, जहां हर सुबह मिलती हैं उत्तर प्रदेश की 50 सबसे बड़ी खबरें, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन भाई, वीडियो शुरू करने से पहले एक लाइक कर दो और चैनल एफएस न्यूज 91 को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहां खबरें नहीं सच बोलता है तब। तो चलिए बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं आज की फटाफट 50 बड़ी खबरें। राज्य में इस साल सेरेब्रल जलन यानी स्ट्रबल मॉर्निंग के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। 30 सितंबर से 1 से 22 अक्टूबर के बीच यूपी में 660 मामले दर्ज हुए, जो पंजाब से अधिक हैं। राज्य कर्मियों व पेंशन भोगियों के लिए डीए यानी डियरनेस अलाउंस में 3% की वृद्धि की गई। डीए 55% से बढ़कर 58% हुआ। लागू तिथि 1 जुलाई 2025। बैंक अधिकारी संगठन ने 21 अक्टूबर 2025 को प्रदेश में बैंक अवकाश घोषित करने का आग्रह किया है, दिवाली के बाद आने वाले दिन को कर्मचारी शुभ दिन मानते हुए। सीएम योगी ने हलाल सर्टिफिकेशन को सनातन धर्म पर सबसे बड़ा हमला बताते हुए कहा कि यूपी में हलाल टैग वाले उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित होगी। महिलाओं की सुरक्षा व सशक्तिकरण अभियान मिशन शक्ति 5.0 के तहत यूपी में एंटी रोमियो स्क्वाड ने 1 लाख से अधिक निरीक्षण किए। 9.77 लाख लोगों को चेक किया गया। थारू जनजाति को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 371 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एसएचजी स्थापित किए गए हैं और थारू हैंडक्राफ्ट कंपनी शुरू की गई है। राज्य सरकार ने दिवाली बोनस घोषित किया। लगभग 14.82 लाख गार्ड सरकारी कर्मचारियों को प्रति व्यक्ति 6,908 रुपए तक का बोनस मिलेगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने महिला विद्यार्थियों से लाइव इन संबंधों से दूर रहने की अपील की और कहा कि उन्हें सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। किसी व्यक्ति को मेरठ में एक छात्र नेता के सामने घुटने टेकने और क्षमा याचना करने के लिए मजबूर किया गया। मामले में पुलिस चुप रही। राजनीतिक निंदा शुरू हो गई है। प्रदेश में सरकारी शिक्षक भर्ती टीजीटी, पीजीटी व यूपीटीटी की परीक्षा तिथियां दोबारा घोषित की गई हैं। टीजीटी, पीजीटी परीक्षा शेड्यूल परिवर्तन में आया। राज्य में पुलिस विभाग ने महिलाओं, सुरक्षा, आर्थिक अपराध और साइबर यूनिट्स पर विशेष ध्यान दिया है। कई अभियान जारी हैं। प्रदेश में बैंकिंग कर्मचारियों की मांग बढ़ी है कि दिवाली के बाद 21 अक्टूबर को बैंक अवकाश हो। सामाजिक व श्रमिक दृष्टि से तर्क दिया गया है। कृषि, प्रदूषण व वातावरण की चुनौती बनी हुई है। उपरोक्त जलन के मामलों ने वायु गुणवत्ता प्रभावित की है, खासकर एनसीआर क्षेत्र में। राज्य में जनजातीय समुदायों व पिछड़े वर्गों को आर्थिक व सामाजिक मोर्चों पर बढ़ावा देने की योजनाएं बढ़ी हैं। थारू उदाहरण बना। कर्मचारियों व पेंशनर्स के लिए आर्थिक राहत पैकेज बढ़ाए गए हैं। बोनस व डीए वृद्धि के माध्यम से। देखें बिंदु 3 व 8। महिलाओं सशक्तिकरण व सुरक्षा प्रचार के कार्यक्रम के तहत चाय विलेज बार चौपालें आयोजित की गई। लाखों महिलाओं ने भाग लिया। यूपी सरकार ने हाल में हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर सामाजिक राजनीतिक बहस छिड़ी है, जिसमें धार्मिक उत्पाद प्रमाण पत्रों पर सवाल उठाए गए हैं। प्रदेश में पुलिस भर्ती, बजट वृद्धि व शहीदों के परिवारों को सहायता राशि में वृद्धि की गई है। कानून व्यवस्था पर फोकस। राज्य सरकार ने दिवाली से पहले कर्मचारियों के लिए बोनस और दीर्घकालीन वित्तीय घोषणाएं की हैं, ताकि त्योहारी मौसम में उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके। शिक्षण भर्ती परीक्षाओं की शेड्यूलिंग व परीक्षा प्रक्रिया में स्थिरता लाने की दिशा में कदम उठाए गए हैं, जिससे लाखों अभ्यर्थियों की स्थिति प्रभावित हुई है। यूपी में आयोजित सामाजिक आर्थिक योजनाओं के माध्यम से पिछड़े और आदिवासी वर्गों तक सरकार पहुंच बढ़ा ली है। थारू योजना इसका प्रमाण है। सियासी व सामाजिक मोर्चों पर उक्त घोषणाओं के बीच राज्य में धार्मिक संबंधित बहसें तेज हुई हैं, विशेष रूप से हलाल उत्पाद और धर्म संदर्भित बयान। वायु प्रदूषण व कृषि जलन के बीच तालमेल स्थापित करने की चुनौती बनी हुई है। राज्य कॉम्प्लेक्स वातावरण में है। पुलिस सुरक्षा, महिलाओं सशक्तिकरण और सामाजिक कानूनी निर्देशों में कई नए प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं। सरकार सक्रिय नजर आ रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 के लिए चुनावी रण सज चुका है। एनडीए और महागठबंधन दोनों ही जनता को लुभाने में जुट गए हैं। नीतीश कुमार लगातार 20 साल से बिहार की राजनीति के सरताज बने हुए हैं और महिलाओं के वोट बैंक को साधने के लिए कई योजनाएं चला चुके हैं, जैसे साइकिल योजना, जीविका दीदी योजना और शराबबंदी। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने अंडों को पौष्टिक भोजन बताने पर सवाल उठाते हुए कहा कि गाय का दूध स्वास्थ्य के लिए सबसे बेहतर है। उन्होंने कहा कि बड़े शहरों में गौशालाओं का निर्माण किया जा रहा है, ताकि लोगों को शुद्ध मिल मिले। कोलकाता से श्रीनगर जा रहे इंडिगो एयरलाइंस के विमान में फ्यूल लीकेज की जानकारी मिलते ही हलकम मच गया। क्रू ने वाराणसी एयरपोर्ट पे इमरजेंसी लैंडिंग कराई। यात्रियों में डर का माहौल बन गया, लेकिन सभी सुरक्षित रहे। भारतीय क्रिकेट टीम में सरफराज खान को चयनित न किए जाने का मामला अब सियासी रंग ले रहा है। अब अजमी ने कहा कि खिलाड़ी के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए और सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। दिवाली के बाद उत्तर भारत में वायु प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक हो गया है। दिल्ली के साथ साथ आगरा, जयपुर और अजमेर में भी AQI 600 के पार चला गया है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी है। बिहार में चुनावी नामांकन रद्द होने का सिलसिला जारी है। आरजेडी की प्रत्याशी श्वेता सुमन का नामांकन रद्द हुआ, जिसके बाद वो फूट फूट कर रोने लगी। अब तक 3 उम्मीदवारों के नामांकन खारिज हो चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 धाम यात्रियों के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की है। यह सुविधा GMVN द्वारा चलाई जाएगी, ताकि श्रद्धालुओं को यात्रा में सुविधा हो सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजनीतिक इस्लाम को देश के लिए बड़ा खतरा बताते हुए कहा कि हलाल सर्टिफिकेशन पर प्रतिबंध की घोषणा करते हुए कहा कि धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने की घोषणा की है। पहले यह ऑपरेशन मई 2024 में किया गया था, जब भारतीय वायुसेना ने POK में आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए थे।
कांग्रेस सरकार कर्नाटक में बड़ा फेरबदल करने की तैयारी में है। कामराज प्लान के तहत कई वरिष्ठ मंत्रियों को हटाया जा सकता है। परफॉर्मेंस और भ्रष्टाचार के आरोपों की समीक्षा की जा रही है। महिला रोजगार योजना को लेकर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार सरकार में जुबानी जंग छिड़ गई है। तेजस्वी ने कहा कि यह सिर्फ चुनावी स्टंट है और बाद में महिलाओं से पैसे वापस वसूले जाएंगे। फिल्म जवान के लिए शाहरुख खान को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सम्मान मिला है। यह उनके करियर का पहला नेशनल अवार्ड है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें यह सम्मान दिया। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी और अमित शाह पर आरोप लगाया कि दोनों की वजह से उनका बेटा जेल में है। उन्होंने कहा कि दिवाली पर भी उन्हें अपने बेटे से मिलने नहीं दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के भीड़ बिलिंग में पैराग्लाइडिंग के दौरान लापता हुई कनाडाई महिला पायलट की मौत हो गई। उनकी बॉडी त्रिउंड की बर्फीली पहाड़ियों से बरामद हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। हर किसान को हर महीने 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह योजना 10 नवंबर से लागू होगी। कटक में दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान 2 गुटों में झड़प हो गई। माहौल तनावपूर्ण होने पर प्रशासन ने इंटरनेट 24 घंटे के लिए बंद कर दिया। विश्व हिंदू परिषद ने शहर बंद का ऐलान किया है। हिजाब और हलाल विवाद पर मौलाना का बयान। जमीयत उलेमाए हिंद के मौलाना काब रशीदी ने कहा कि चुनावों के दौरान धर्म के नाम पर नफरत फैलाना भारत की राजनीति की सच्चाई बन गई है। उन्होंने कहा कि हिजाब इस्लाम की शराफत और हया का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नारी सुरक्षा सप्ताह शुरू किया है। पुलिस विभाग द्वारा स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा ताकि महिलाएं आत्मरक्षा की गुर सीख सकें। राजस्थान सरकार ने ज्ञानदीप योजना के तहत हर सरकारी स्कूल में स्मार्ट क्लास और डिजिटल बोर्ड लगाने का निर्णय लिया है। योजना अगले शैक्षणिक सत्र से लागू होगी। महाराष्ट्र के कई जिलों में बिजली कटौती की समस्या बढ़ गई है। राज्य सरकार ने बिजली कंपनियों को सप्लाई सुधारने के निर्देश दिए हैं। कोयले की कमी को मुख्य कारण बताया जा रहा है। दिल्ली सरकार महिलाओं के लिए मेट्रो यात्रा मुफ्त करने का प्रस्ताव फिर से ला रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इससे महिलाओं की सुरक्षा और स्वतंत्रता बढ़ेगी। हरियाणा सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार मेला आयोजित करने की घोषणा की है। इसमें 500 से अधिक कंपनियां भाग लेंगी और लाखों पदों पर भर्ती होगी। गुलमर्ग और सोनमर्ग में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। ठंड बढ़ने के साथ पर्यटकों की भीड़ उमड़ने लगी है। होटल बुकिंग में तेजी आई है। भारतीय रेलवे ने ट्रेन यात्रियों के लिए नई ऑनलाइन कैटरिंग सेवा शुरू की है। यात्री अब ट्रेन में बैठकर ऐप से खाना ऑर्डर कर सकेंगे, जो अगले स्टेशन पर डिलीवर किया जाएगा। दिवाली के बाद सोने के दामों में भारी उछाल देखने को मिला है। 24 कैरेट सोना 67,500 रुपए प्रति ग्राम के पार चला गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले महीनों में कीमतें और बढ़ सकती हैं।